आप सबों का इस चैनल बायोट्वीट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन और कंबसन में क्या अंतर है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है। तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब रेस्पिरेशन जो है उसको अलग अलग बेसिस पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अलग अलग बेसिस कौन सा है? तो जो ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे होता है इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में, या फिर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है, तो इसके आधार पर, या फिर बॉडी में कहां पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके आधार पर रेस्पिरेशन को बांटते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वह कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ये दो रेस्पिरेशन जो है, तो अब हम देखेंगे कि ये कौन सा रेस्पिरेशन होता है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो जीव है, तो जीव के यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आता है, यानी कि कोई मतलब सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो है ऑक्सीजन का ट्रांसफर जो है ऑक्सीजन का वो होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, यानी कि इन्वायरमेंट एंड बॉडी सेल्स के बीच डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो इन्वायरमेंट और बॉडी सेल्स के बीच डायरेक्ट होता है। जबकि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को हम लोग देखेंगे तो ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा डायरेक्ट रेस्पिरेशन में होता है, डायरेक्ट बॉडी सेल और इन्वायरमेंट के द्वारा होता है। मतलब हो गया कि प्रत्येक बॉडी सेल जो है, ईच बॉडी सेल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ इन्वायरमेंट। तो प्रत्येक बॉडी सेल जो है वो इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट रहता है, यानी कि इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज डायरेक्टली होता है। तो ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन की क्रिया जो है यह छोटे जीवों में होती है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म में, जैसे स्पंज में, सिलेंट्रेट्स में, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा है। तो इन सब जीवों में डायरेक्ट रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। तो सीधा है डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि इन्वायरमेंट और बॉडी सेल्स के बीच डायरेक्टली एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जबकि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में ये इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है।
तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है तो क्या होता है, उसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है, यानी कि उसका बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल ये थिक होता है। थिक क्यों होता है? ताकि वाटर का लॉस जो हो इवेपोरेशन के द्वारा वो कम हो सके, तो इसीलिए बॉडी वॉल थिक होता है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन से जो वाटर लॉस होगा उसको रोकने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बॉडी वॉल थिक होता है। तो चूंकि बॉडी वॉल थिक है तो इन्वायरमेंट और बॉडी सेल्स के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बन पाता है, तो यहां पर डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज नहीं होता है। नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन environment and body cell। तो इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन इसमें काम नहीं करता। तो अब इस जीवों में क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। चूंकि जब सिंपल डिफ्यूजन से नहीं हो पाता है तो इस तरह के जीवों में अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो इस तरह के जीवों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो प्लेस हो गया, वो जगह हो गया जहां बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड और इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और वहां से फिर लिक्विड मीडियम के द्वारा बॉडी में प्रत्येक सेल तक जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन करने वाले जीवों में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो प्लेस हो गया, वो ऑर्गन हो गया जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कि गिल्स हो गया, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है। तो ये अलग अलग तरह के, ट्रैकी होता है। तो ये अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है और फिर वहां से लिक्विड मीडियम यानी कि ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन सेल तक जाता है और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आता है वो एनवायरनमेंट में निकलता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में दो लेवल पर हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्ड एट टू लेवल। दो लेवल पर होता है। पहला जो एक्सटर्नल लेवल है यानी कि इन्वायरमेंट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके बीच एक्सचेंज होता है। और दूसरा सेलुलर लेवल पर ब्लड एंड सेल के बीच एक्सचेंज होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है एक्सटर्नल वाटर में या एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल मीडियम में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक आता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट में गया। तो एक लेवल ये हो गया जहां एक्सचेंज होता है गैसेस का, और दूसरा लेवल हो गया वो ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा सेल तक जाता है। तो सेल और ब्लड के बीच जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो वो हो गया सेलुलर लेवल। तो इस तरह से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेस्पिरेशन जीवों में होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे टाइप जो एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो वो बांटते हैं हम लोग ऑक्सीजन के यूज के आधार पर। कोई भी जीव रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करता है या नहीं उसके आधार पर रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं। एक
एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो हो गया यूज ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर, एनएरोबिक और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग एनएरोबिक, नाम ही है N इक्वल टू नॉट, एरोबिक हो गया ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जिस रेस्पिरेशन में जीव ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और उस तरह के ऑर्गेनिज्म को एनएरोब्स कहते हैं, और उस तरह के जीवों को एनएरोब्स कहलाता है, एनएरोब्स कहते हैं, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को ही हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को ही फर्मेंटेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनता है। अब क्या है कि ये रेस्पिरेशन जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यह होता है कहां, तो साइटोप्लाज्म में। कंप्लीटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही होता है और काफी कम मात्रा में एनर्जी बनता है, लेस एनर्जी फॉर्म, 5% एनर्जी ही बनता है। यदि ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही तो केवल 5% एनर्जी ही बनता है, बाकी एनर्जी जो है वो रेस्ट एनर्जी स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट के रूप में जमा हो जाता है। तो इंटरमीडिएट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के शुरू होने और रिएक्शन के अंत होने के बीच में बनता है, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, और सारा एनर्जी उसी इंटरमीडिएट में जमा रहता है। इसमें CO2 हो भी सकता है प्रोड्यूस और नहीं भी, CO2 may और may not प्रोड्यूस, लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, CO2 निकलेगा या नहीं भी निकलेगा। और ये इंटरमीडिएट जो होता है ये क्या बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। और इसी इंटरमीडिएट के आधार पर फर्मेंटेशन को दो भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान अल्कोहल का निर्माण होता है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, और जब लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है तो उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इंड प्रोडक्ट जो है अल्कोहल बनता है, वो भी इथाइल अल्कोहल, और इसका एंड प्रोडक्ट हो गया लैक्टिक एसिड। इसमें CO2 प्रोड्यूस होता है जबकि इसमें CO2 नहीं बनता है। ये इसके द्वारा होता है, कुछ बैक्टीरिया है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, जबकि लैक्टिक एसिड इंटेस्टाइनल वर्म या हम लोगों का बॉडी, जब हम लोग काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो मसल सेल्स ये भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। और हम लोगों के मसल्स में जो क्रैम्प होता है, हार्ड वर्क के कारण जो दर्द होता है,
वो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण ही वो दर्द होता है। तो वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, फिर लैक्टिक एसिड धीरे धीरे टूट जाता है, तो फिर वह दर्द खत्म हो जाता है। तो हम लोगों के बॉडी में भी जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो जीवों में होता है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। हम लोग जब एरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन जस्ट इसके उल्टा हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जस्ट इसके उल्टा होता है। क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन सीधा सा है कि ऑक्सीजन यूज होगा, ज्यादा एनर्जी बनेगा, मोर एनर्जी फॉर्म, तो ज्यादा एनर्जी बनता है, CO2 बनता है, CO2 हमेशा बनेगा, यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। उस प्रोसेस में क्या था एनारोबिक में कि ग्लूकोज जो है पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होता था, जिसके कारण इंटरमीडिएट बनता था। तो यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी कि इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो जीव एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसको एरोब्स कहते हैं। जो जीव एरोबिक रेस्पिरेशन करता है उसको एरोब्स कहते हैं। तो इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन में और भी आगे कई सारे स्टेप आते हैं, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनता है क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, तो इसीलिए ज्यादा एनर्जी बनता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। अब क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है, यानी कि वो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के अंतर्गत ही जनरली जीवों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इसके 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप में कंप्लीट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। वो स्टेप जो 2 स्टेप है जिसमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, वो यही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। तो ये 2 रेस्पिरेशन है जिसमें कंप्लीट होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया एनवायरनमेंट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बीच जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, और वो कंप्लीटली एक फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस होता है, और चूंकि वहां फूड का ब्रेकडाउन नहीं होता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, और केवल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक आता है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाता है। तो इसीलिए इसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। और चूंकि एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो इसलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी नहीं बनता है। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन यह सेलुलर लेवल पर होता है। सेलुलर लेवल पर होता है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो इसीलिए इसमें इंटरनल रेस्पिरेशन में एनर्जी का निर्माण होता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो कंप्लीट होता है 2 स्टेप में, वो 2 स्टेप यही है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके आधार पर इसके अलावे एक और है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन के आधार पर भी रेस्पिरेशन को बांटा जाता है।
तो किस जीव में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसके आधार पर भी हम रेस्पिरेशन को बांटते हैं। तो वो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के आधार पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के आधार पर जो होता है, एक पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हो उस तरह के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। जो ब्रांचियल होता है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, उसमें गिल्स होता है रेस्पिरेशन में। तीसरा क्यूटिनरी होता है, क्यूटिनरी रेस्पिरेशन, जिसमें स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ मदद, स्किन जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, तो वो क्यूटिनरी रेस्पिरेशन होता है। और चौथा ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ट्रैकी होता है। तो ये जैसे ह्यूमन हो गया, और भी रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, एम्फीबियंस में भी, तो उसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है गिल्स के द्वारा। फिश हो गया, स्किन के द्वारा, एम्फीबियंस हो गया, अर्थवर्म हो गया। तो इन सब जीवों में स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो उसको क्यूटिनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और ट्रैकी जो है इंसेक्ट में होता है, खास करके कॉकरोच में। तो इन सब जीवों में ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के आधार पर हम रेस्पिरेशन को इस भाग में बांटते हैं। तो रेस्पिरेशन को कई भागों में बांटा जाता है, उसके अलग अलग बेसिस है, जैसे डायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस सब्सटेंस के आधार पर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के आधार पर ये चार जो है पल्मोनरी, ब्रांचियल, क्यूटिनरी और ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन को देखेंगे या ह्यूमन के रेस्पिरेशन को देखेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू।